हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं दोस्तों। चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे संविधान के टॉपिक महान्यायवादी की। ठीक है। जैसे कि आपको ज्ञात है कि लगातार संविधान की क्लासेज हमारी चल रही है। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी राज्यसभा की, और राज्यसभा के बाद आज हम बात करेंगे महान्यायवादी की। तो देखिए, भारत का महान्यायवादी होता क्या है, इसको अंग्रेजी में अटॉर्नी जनरल या शॉर्टकट में हम इसको एजी भी बोल देते हैं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल होता क्या है, इसके संदर्भ में क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि महान्यायवादी जो होता है भारत सरकार का सर्वप्रथम विधिक अधिकारी होता है। ठीक है, तो मैं इस बात को लिख देता हूँ कि महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी होता है। यह भारत सरकार का सर्वप्रथम विधिक या विधि अधिकारी होता है। अधिकारी होता है। अब देखिए, इसकी महत्वपूर्ण बात क्या है कि जिस तरीके से इसका कार्य क्या होता, जिस तरह से हम किसी मुकदमे को लड़ते हैं और उस मुकदमे को लड़ने के लिए कानून की जानकारी हमको नहीं होती है। जब कानून की जानकारी हमें नहीं होगी तो हम हेल्प लेंगे किसकी, वकील की। तो हम वकील को क्योंकि वकील को कानून की जानकारी होती है, और वकील जो है अदालत या कोर्ट में हमारा क्या रखता है, पक्ष रखता है। ठीक उसी प्रकार से सरकार को भी अपना पक्ष रखने के लिए अदालत में, या हम कह सकते हैं कि जो विधिक मामले होते हैं, विधिक मामलों में जो है सरकार के पक्ष के लिए या सरकार के बचाव के लिए जो सरकार का वकील होता है, एक तरह से कह सकते हैं, वह होता है महान्यायवादी, या हम इसको बोल सकते हैं अंग्रेजी में अटॉर्नी जनरल। ठीक है, यानी सरकार को यदि कोर्ट में ले जाया गया तो सरकार को कोर्ट में कौन संभालेगा, सरकार को कोर्ट में संभालेगा ये महान्यायवादी। इसलिए इस पद की स्थापना की गई। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे अच्छे तरीके से कि महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल का पद किस लिए होता है। किस लिए होता, भारत सरकार को विधिक मामलों में सलाह देने के लिए। ठीक है, भारत सरकार को विधिक मामलों में या विधि के मामलों में सलाह देने के लिए ठीक है भाई। तो अब हम बात करेंगे आगे क्या कि जो भारत सरकार का विधिक यानी सलाह देने के लिए पद के लिए नियुक्ति की गई इसकी महान्यायवादी की। महान्यायवादी की यदि हम बात करें तो प्रश्न यह है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महान्यायवादी के पद का उल्लेख है। तो सीधा सीधा आपने याद रखना, अनुच्छेद 76 यानी आर्टिकल 76 में महान्यायवादी के पद का उल्लेख दे रखा है। हम कह सकते हैं कि महान्यायवादी की नियुक्ति जो होती है वह राष्ट्रपति द्वारा होती है। आर्टिकल 76 इसमें क्या दे रखा है, महान्यायवादी की नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति। और महान्यायवादी की नियुक्ति की यदि हम बात करें तो इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। और नियुक्ति जो करते हैं राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर इसकी नियुक्ति करते हैं। मंत्री परिषद की सलाह पर, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि महान्यायवादी की नियुक्ति तो करते हैं राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति किसके कहने पर करेंगे, मंत्री परिषद के कहने पर या मंत्री परिषद की सलाह पर। उसके बाद हम बात करेंगे योग्यता के संदर्भ में कि महान्यायवादी बनेगा कौन व्यक्ति। तो इसके लिए क्या है, योग्यता। और योग्यता की यदि हम बात करें तो ये योग्यता भी महान्यायवादी की आर्टिकल 76 में ही दे रखी है। योग्यता किसमें है, आर्टिकल 76 में। और योग्यता की यदि हम बात करें तो क्या है, जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है वही व्यक्ति जो है महान्यायवादी यानी महान्यायवादी बनने के योग्य होता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का मतलब
उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है वही क्या बनेगा, महान्यायवादी बनेगा। ठीक है, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के योग्यता क्या है हम ये जानेंगे। पहली बात तो हमने ये याद होना चाहिए कि महान्यायवादी की योग्यता क्या, महान्यायवादी कौन बनेगा। महान्यायवादी वह व्यक्ति बन सकता है जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। हम बात करें कि इसकी योग्यता और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता एक ही है क्या, जरा जान लो। तो जैसे हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 124, क्या आर्टिकल 124, और 124 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है। सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है क्या, कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। और उच्चतम न्यायालय की यदि हम बात करें तो वर्तमान में कहाँ पर है, दिल्ली में है। ठीक, इसके बाद क्या प्रश्न बनेंगे, हम बात कर रहे हैं योग्यता को लेकर के। ठीक है, योग्यता के संदर्भ में क्या प्रश्न बनते हैं, तो 124 में यह उल्लेख है कि सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है, या हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होंगे या होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं योग्यता की। तो योग्यता के संदर्भ में नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट का, जो मैं सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता पढ़ा रहा हूं, और यही योग्यता क्या है, महान्यायवादी की योग्यता। क्या, नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट का जज वह व्यक्ति बनेगा जो भारत का नागरिक होगा। पहली बात, जो वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक होगा। ठीक है, पहला प्रश्न तो ये बनता है। दूसरा क्या है, जो पिछले 5 वर्षों से किसी हाई कोर्ट में न्यायाधीश हो। दूसरी योग्यता, जो पिछले 5 वर्षों से किसी हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में न्यायाधीश हो। तो ये एक तो योग्यता ये हो गई क्या, कि जो भारत का नागरिक, और दूसरी योग्यता ये हो गई वह व्यक्ति जो पिछले 5 वर्षों से किसी भी हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहा हो। या हम कह सकते हैं कि अगर न्यायाधीश नहीं है, पिछले 5 वर्षों से न्यायाधीश नहीं है, तो ऐसा होना चाहिए कि पिछले 10 वर्षों से किसी हाई कोर्ट में जो है अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहा हो। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 10 वर्षों से अधिवक्ता का मतलब होता है वकील के रूप में कार्य कर रहा हो। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बना दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाता है। फिर तीसरी कंडीशन क्या निकल के आती है, तीसरी कंडीशन ये निकल के आती है कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति की निगाह में ऐसा हो जो कानून का ज्ञाता हो या समस्त कानून का जानकार हो, तो राष्ट्रपति उसको भी सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जो हमारा महान्यायवादी है, महान्यायवादी की बनने की योग्यता क्या होती है, वही होती है जो वह जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है, और वो योग्यता जो रखता है वही योग्यता इसकी है। क्या, कि नंबर 1 भारत का नागरिक हो, नंबर 2 पिछले 5 वर्षों से किसी हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहा हो, या पिछले 10 वर्षों से किसी जो है हाई कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में कार्यरत हो, या हम कह सकते हैं राष्ट्रपति की निगाह में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो समस्त कानून का ज्ञाता व जानकार हो, तो राष्ट्रपति उसको भी क्या बनाते थे, न्यायाधीश। और जो न्यायाधीश बनने की योग्यता वही हमारी क्या है, सुप्रीम यानी महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल एजी बनने की योग्यता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चलते हैं हम आगे। अब हम बात करेंगे शपथ की, कि इनको शपथ कौन दिलाता है। ठीक है, शपथ। तो देखिए, जो महान्यायवादी होते हैं इन्हें शपथ दिलाते हैं भारत के राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। प्रश्न बनता है कि शपथ किस बात की लेते हैं, तो संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। कौन, एजी यानी अटॉर्नी जनरल भारत का महान्यायवादी। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कार्यकाल की। तो पहले मैं लिख देता हूँ शपथ राष्ट्रपति द्वारा
दिलाई जाती है, दिलाई जाती है। उसके बाद बात करेंगे कि शपथ किस बात की लेते हैं। यह शपथ लेते हैं संविधान, संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं कौन? महान्यायवादी, यानी हम एजी अटॉर्नी जनरल की बात यहाँ पर कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्या कि जो भारत का महान्यायवादी होता है इसका कार्यकाल कितना होता है। तो भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल की यदि हम बात करें तो संविधान में इनका कार्यकाल उल्लेखित नहीं है, जबकि साफ साफ शब्दों में लिखा है कि जो महान्यायवादी है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर आसीन रहेंगे। प्रसाद पर्यंत पद का मतलब क्या है कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कार्यकाल की। कार्यकाल, तो कार्यकाल संविधान में उल्लेखित नहीं है, उल्लेखित नहीं है। जब उल्लेखित नहीं है तो ये जब पद पर रहेंगे तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर आसीन रहते हैं। यानी इसका मतलब सीधा जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक, या फिर हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे जब तक, या फिर हम कह सकते हैं कि जब तक मंत्री परिषद चाहेगी। क्यों? क्योंकि मंत्री परिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति ने इन्हें क्या किया है? नियुक्त किया है। तो हम मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं मंत्री परिषद की सलाह पर, ठीक है। यह सीधे सीधे शब्दों में कह दो जब तक मंत्री परिषद चाहेगी तब तक। उसके बाद हम बात करते हैं क्या कि जो कि ये कार्य क्या करता है। जो भारत के महान्यायवादी होते हैं इनका कार्य क्या होता है? पहला कार्य, सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कि भारत सरकार के विधिक संबंधी मामलों में सलाह देना। यानी भारत सरकार को उन मामलों में सलाह देता है जिनका के कानूनों का निर्माण करती है कौन? सरकार। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं कि पहला कार्य इसका जो है वह क्या है? भारत सरकार को विधि संबंधी मामलों में परामर्श देना। भारत सरकार को विधि संबंधी मामलों में सलाह देना, सलाह कहते हैं या हम इसको परामर्श कहते हैं। ठीक है, देना। उसके बाद आगे दूसरे कार्य की यदि हम बात करें तो दूसरा कार्य क्या बनता है कि राष्ट्रपति कोई भी कार्य यदि इसको सौंप देंगे महान्यायवादी को तो वह इसको करना पड़ेगा। हम कह सकते हैं इसको राष्ट्रपति द्वारा दिया गया कोई कार्य है, राष्ट्रपति द्वारा दिया गया कार्य। यानी राष्ट्रपति जब कोई कार्य इसको दे देंगे तो इसको जो है ना करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर तीसरा कार्य क्या होता है कि भारत सरकार का ये जो है कोर्ट में प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, भारत सरकार का कोर्ट में, कोर्ट मतलब अदालत में प्रतिनिधित्व करना, तो ये मुख्य रूप से कार्य होते हैं किसके? भारत के महान्यायवादी के। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद चलते हैं हम आगे। अब हम बात करेंगे आगे, एक भारतीय संविधान का आर्टिकल है 88, अनुच्छेद 88 यानी आर्टिकल 88। इसमें क्या लिखा है? इसमें ये लिखा है कि जो भारत का महान्यायवादी होता है वह संसद के दोनों सदनों में भाग लेता है। और यदि हम बात करें भाग लेने की तो भाग ही नहीं बल्कि संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन को संबोधित भी कर सकता है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं संसद के दोनों सदनों में भाग लेता है, दोनों सदनों में भाग लेता है, बल्कि
बल्कि उन्हें या उसे संबोधित भी करता है या कर सकता है। और यदि हम बात करें यहां से प्रश्न क्या बनता है, प्रश्न ये बनता है कि जो महान्यायवादी होता है वह संसद की किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है, संसद की किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है, लेकिन उसको संसद में या किसी भी सदन में वोट यानी मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं अगली बात क्या है कि संसद की किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है परंतु उसे मत यानी वोट देने का अधिकार नहीं है या अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है जी, तो ये बातें हमने जानी। इसके संदर्भ में आगे हम बात करेंगे क्या कि यहाँ से प्रश्न ये बनता है भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे। ठीक है, भारत के पहले महान्यायवादी की यदि हम बात करें तो एमसी सीतलवाड़ इनका नाम मिलता है। क्या भारत के पहले महान्यायवादी तो भारत के जो पहले महान्यायवादी थे उनका नाम था एमसी सीतलवाड़। एमसी सीतलवाड़ जो थे भारत के पहले महान्यायवादी थे। अब महान्यायवादी कहते हैं या अटॉर्नी जनरल कहते हैं, बात एक ही मिलती है। इसके बाद यदि हम बात करें तो प्रश्न ये बनता है कि इनका कार्यकाल कितना था। इनके कार्यकाल की यदि हम बात करें कार्यकाल, तो इनका कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल था 1950 से 1963 तक, यानी कुल मिलाकर के 13 वर्ष जो था इनका कार्यकाल था। तो आपसे यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे, एमसी सीतलवाड़, और ये कब बने थे 1950 में, और 1950 से लेकर के 1963 तक जो है इनका कार्यकाल चला। कुल मिलाकर के 13 वर्ष इनका कार्यकाल चला। ठीक है, यदि हम बात करें कि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है तो के वेणुगोपाल वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हम कह सकते हैं ना अटॉर्नी जनरल, ये कौन है के वेणुगोपाल। और के वेणुगोपाल जो बने हैं ये 2017 से बने हैं। ठीक है, 2017 से बने हैं और अब तक ये बने हुए हैं। फिर यदि हम बात करें तो प्रश्न क्या रहता है कि ये कौन से नंबर के, यह है 15वें नंबर के, यह है 15वें नंबर के है। ठीक है, 15वें नंबर के भारत के क्या है ये महान्यायवादी हैं। ठीक है, फिर उसके बाद प्रश्न ये भी बन जाता है कि इनके मतलब दूसरे नंबर पर बड़ा कार्यकाल किसका रहा, तो दूसरे नंबर पर बड़ा कार्यकाल जो रहा है वो 11 वर्ष रहा है, और 11 वर्ष किसका रहा है, नीरज डे का रहा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि सोलिसिटर जनरल के बारे में कि सोलिसिटर जनरल क्या होता है या एडिशनल सोलिसिटर जनरल क्या होता है। तो यहीं पर समझ लेते हैं हम। मैं लिख देता हूं सोलिसिटर जनरल सोलिसिटर जनरल कहते हैं या एडिशनल जनरल कहते हैं, या एडिशनल जनरल। तो भाई इसको भी समझ लो थोड़ा सा क्या कि सोलिसिटर जनरल या फिर हम कहते हैं एडिशनल जनरल क्या होता है। जैसे अभी हमने जाना कि भारत का महान्यायवादी होता है, तो भारत के महान्यायवादी की सहायता के लिए जो निम्न यानी नीचे के पद होते हैं उनको कहा जाता है सोलिसिटर जनरल। या हम ये कहते हैं कि सोलिसिटर जनरल जो होता है वो भारत के महान्यायवादी की सहायता के लिए होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि यह है भारत के महान्यायवादी की सहायता के लिए होता है। कौन होता है, ये वाला पद होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रश्न आया था इनके क्रम को लेकर के। तो इनका क्रम क्या, सबसे पहले है क्रम,
सबसे पहले बड़ा कौन होता है? महान्यायवादी, यानी महान्यायवादी को हम क्या बोलते हैं? एजी या अटॉर्नी जनरल, ये बड़ा होता। इससे छोटा होता है सॉलिसिटर जनरल, और इससे छोटा जो होता है वो एडिशनल जनरल होता है। ठीक है, तो आपने याद रखना, सबसे बड़ा महान्यायवादी, उससे छोटा सॉलिसिटर जनरल, उससे छोटा एडिशनल जनरल। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या कि जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं, सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं वो भारत के महान्यायवादी की सहायता के लिए होते हैं, और मुख्य रूप से सॉलिसिटर जनरल की संख्या जो होती है 4 होते हैं, यानी 4 व्यक्ति सॉलिसिटर जनरल होते हैं। और यदि हम बात करें एडिशनल जनरल की, तो ये 4 से अधिक भी हो सकते हैं। फिर प्रश्न ये बनता है कि जो भारत का महान्यायवादी है, भारत के महान्यायवादी को वेतन कौन देता है? तो भारत के महान्यायवादी को वेतन जो है वो संचित निधि के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो एजी का वेतन यानी महान्यायवादी का वेतन, तो इसको जो वेतन दिया जाता है वो भारत की संचित निधि से इसको वेतन दिया जाता है। ठीक है, और फिर प्रश्न ये बनेगा क्या कि इसके वेतन का निर्धारण कौन करेगा? तो महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के वेतन का निर्धारण जो करेंगे वो सीधा सीधा राष्ट्रपति करेंगे, यानी वेतन का निर्धारण जो करेंगे वो कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। भारत के राष्ट्रपति महान्यायवादी के वेतन का निर्धारण करेंगे। फिर प्रश्न बनता है कि महान्यायवादी कैसा सेवक है? तो महान्यायवादी भारत सरकार का सेवक है, ना कि लोक सेवक। तो यह एक लोक सेवक नहीं है, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर लोक सेवक नहीं है, यानी सेवक का मतलब है सेवा। सेवा किसकी करता है? ये भारत सरकार की। ठीक है, यदि हम बात करें क्या कि जो महान्यायवादी होते हैं, अटॉर्नी जनरल होते हैं, आप उनके बारे में किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आप इनके बारे में किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त नहीं करते हैं। और यदि हम बात करें महान्यायवादी की, तो ये किसी भी मामले की पैरवी कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी मामले की पैरवी कर सकते हैं, केवल और केवल ऐसे मामलों की पैरवी नहीं करेंगे जो भारत सरकार के खिलाफ हो। यानी किसी भी मामले की पैरवी का मतलब है सुनवाई, किसी भी मामले की पैरवी कर सकते हैं, लेकिन उस मामले की ये सुनवाई नहीं करेंगे जो है मतलब भारत सरकार के खिलाफ होता है। ठीक है, और यदि हम बात करें तनख्वाह की, तो इनकी तनख्वाह आपने जान लिया, इनकी तनख्वाह जो तय करेगा कौन करेगा? भारत के राष्ट्रपति करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्या, तो ये तो आ गया केंद्र सरकार के स्तर पर या केंद्र लेवल पर। ठीक है, एक महत्वपूर्ण बात है, यदि अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, और यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है, और हमारी सेवा या हमारी मेहनत का फल जो है वो क्या है? आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब। ठीक है, और यदि हम बात करें तो बाद में आपने जो है ना अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी करना है। क्या यूपीएसआई की जैसे बात करें, इन दिनों यूपीएसआई के लिए बच्चे जो है तैयारी कर रहे हैं, तो यूपीएसआई में भारतीय संविधान वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और यदि मैं बात करूं तो कल से हम मूल विधि को भी पढ़ाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम बात करते हैं कि ये तो था सेंटर लेवल पर। राज्य लेवल पर क्या होता है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? महाधिवक्ता के बारे में। जैसे कि जो केंद्र सरकार होती है, भारत सरकार होती है, इसके संदर्भ में होता है महान्यायवादी, और महाधिवक्ता जो होता है वो राज्य सरकार के संदर्भ में होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि महाधिवक्ता का उल्लेख या महाधिवक्ता के बारे में या इसकी नियुक्ति के बारे में भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल बनता है? तो आर्टिकल 165। आर्टिकल 165 क्या कहता है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। ठीक है, या महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेंगे?
राज्यपाल, राज्यपाल। और फिर प्रश्न ये बनता है कि राज्यपाल ने इनकी नियुक्ति कर दी महाधिवक्ता की, क्या? और आर्टिकल 65 सीधा सीधा क्या कहता है कि राज्य में एक महाधिवक्ता होगा, राज्य में एक क्या होगा? महाधिवक्ता होगा। अनुच्छेद 165 ये कहता है राज्य में एक महाधिवक्ता होगा जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। और इसके यदि कार्यकाल की हम बात करें तो वहां पर लिखा हुआ था राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, और यहाँ पर है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, यानी इसका जो हम बात करें कार्यकाल की तो यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेगा, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। मतलब कहने का यह है कि जब तक राज्यपाल चाहेंगे तब तक यह पद पर जो है क्या रहेंगे? आसीन रहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि महाधिवक्ता बनने की योग्यता क्या होती है। तो इसकी योग्यता हमने पढ़ा, महान्यायवादी की योग्यता क्या थी? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता महान्यायवादी की योग्यता थी। और महाधिवक्ता की योग्यता क्या है? हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता जो व्यक्ति रखता है वह क्या बनेगा? महाधिवक्ता बन सकता है, महाधिवक्ता की योग्यता। तो हम लिख रहे हैं जो हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, जो हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, जो हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है वह व्यक्ति क्या बनता है? महाधिवक्ता बनता है। फिर प्रश्न बनता है कि इसकी सैलरी यानी तनख्वाह, या हम बात करें वेतन, इसका वेतन, तो वेतन का निर्धारण जो करेंगे वह है राज्यपाल करेंगे, राज्यपाल इसके वेतन का निर्धारण करेंगे। कितना वेतन दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, तो राज्यपाल तय करेंगे महाधिवक्ता के वेतन की। उसके बाद यदि हम बात करें तो एक भारतीय संविधान का आर्टिकल है महाधिवक्ता के संदर्भ में, आर्टिकल 177 यानी अनुच्छेद 177। अनुच्छेद 177 क्या कहता है कि जो महाधिवक्ता होते हैं वो राज्य विधानमंडल की बैठकों में भाग ले सकते हैं, राज्य विधानमंडल की बैठक में या बैठकों में भाग ले सकते हैं। ठीक है भाई, भाग ले सकते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें, भाग लेना तो है ही है, साथ ही साथ यह इसको संबोधित भी कर सकते हैं, संबोधित भी कर सकते हैं या करते हैं, संबोधित भी करते हैं। परंतु यदि हम बात करें कि ये जो है किसी भी कमेटी का सदस्य हो सकते हैं, किसी भी कमेटी कहते हैं या समिति कहते हैं, ये जो है राज्य से संबंधित किसी भी समिति का सदस्य हो सकते हैं, परंतु राज्य विधानमंडल में मत यानी वोट देने का अधिकार इनको प्राप्त नहीं है। किसी भी कमेटी या समिति का सदस्य हो सकते हैं, परंतु वोट देने का, वोट कहते हैं या हम कहते हैं मत देने का अधिकार इनको नहीं है, अधिकार इनको नहीं है। उसके बाद आगे क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं क्या कि जो महाधिवक्ता होता है, इस महाधिवक्ता की सहायता के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? एएजे बोलते हैं। ठीक है, जिन्हें एएजे बोल देते हैं, यानी महाधिवक्ता की सहायता के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता होते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा भारत का महान्यायवादी और सोलिसिटर जनरल को लेकर के वीडियो। कल हम बात करेंगे इससे अगले टॉपिक की कि आगे क्या टॉपिक है, और अगले टॉपिक की यदि हम बात करें तो मैं आपको बता दूं, हम बात करेंगे लोकतंत्रात्मक प्रक्रिया की। ठीक है, या हम बात करेंगे चुनाव आयोग की। ठीक है, तो आप जो है एक बार से वीडियो को जो है पुनः देखिए और दोबारा देखने के बाद चीजों को नोट कीजिए और आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह आपसे लेता हूँ विदा। कल फिर मुलाकात होगी।
तब तक के लिए शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। थैंक यू।